अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वीलॉग आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन दबा दिया करें यार, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो क्योंकि मुझे आपसे प्यार है, तो आपका प्यार जो वो जज़ारी बात है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, तभी नज़र आएगा। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। वेरी सॉरी, मैं कुछ दिन आपसे गायब रहा क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप पे था, तो इस वजह से कि रेगुलरली वीलॉग जो है मैं उसको नहीं कर सका, ना ही अपलोड कर सका हूँ, ना ही आप तक पहुँच सका हूँ। तो आज हम आपको अपने सफ़र की जो रुदाद है वो सुनाते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के बहुत ज़्यादा शोर करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, हम मर गए जी, हमारा बुरा हाल हो गया जी, हमारे साथ ये हाथ हो गया, हमारे साथ वो हाथ हो गया। तो आज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई किस कदर ज़्यादा है और बाहर महंगाई पाकिस्तान से भी किस कदर ज़्यादा है। तो अपने सफ़र की शुरुआत हम करते हैं जी चाइना से। तो मुझे बेसिकली एक इनविटेशन आया नेपाल से, लुम्बिनी कैंपस है इनका बेरवा के पास। उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में की नोट स्पीक के लिए मुझे बुलाया था। चलिए, मैंने पहला बीजिंग से ताइफुन का सफ़र तय किया, पर ताइफुन से मैं काठमांडू आया। काठमांडू आके मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है। तो आपको याद है कोई पुराना वक्त जब था तो जो बस अड्डे होते थे वहाँ पे एक फट्टी लगी होती थी बस की। ये बस जो है ये समझे गुजरांवाला से नरवाल जाएगी, तो उसके मुताबिक जनाब लोग जो हैं वो सवारियाँ इकट्ठियाँ कर रहे होते थे। यही हाल मैंने वहाँ पे जब डोमेस्टिक फ्लाई किया काठमांडू से मैंने बेरवा, तो वहाँ उनका जो कह लें एयरपोर्ट था, तो वहाँ पे फ़्लाइट की फट्टी लगी हुई थी। अब फट्टी लगी थी, इसका मतलब कि आपने इस तख्ती की तरफ जाना है, ये फ्लाइट नंबर है आपका। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप देखें तो एक एलसीडी लगी होती है जो आपको बता रही होती है कि फ़लाँ फ्लाइट फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह जा रही है, फ़लाँ फ्लाइट जो है वो फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह जा रही है। लेकिन वहाँ मैंने काठमांडू में देखा कि आप अगर फ्लाइट की तख्ती लगी हुई है तो आप अपनी जो है ना वो बोर्डिंग करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा। कि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। और हाँ, एक दूसरी चीज़, मैंने ट्रैक्टर जो है वो कभी किसी एयरपोर्ट के ऊपर नहीं देखे, और वो भी मैंने पहली दफ़ा काठमांडू में देखा कि जो सामान है आपका उतरता है जारी बात जहाज़ से, आप भी उतरते हैं, तो उसको एक छोटी सी ट्राली उन्होंने बनाई हुई है, जैसे हमारे यहाँ नहीं होती चिंची, तो एक एक इधर इधर वो लगा लो सरिया, आप एक सरिया यूँ लगा लो, एक सरिया यूँ लगा लो, तो ये इस तरह के डब्बे बनाए हुए थे उन्होंने। तो उसके अंदर जब सामान उठा उठा के फेंका जा रहा है, ठीक है, और आप जनाब वो ट्रैक्टर जो है वो आपका डब्बा जो है वो उस पर लेके आएगा जो बैगेज स्टैंड है। उससे पहले एक बड़ी मजे की बात बताऊँ, जब मैं ताइफुन से निकला काठमांडू के लिए, तो मेरा ड्राइवर जो है जिसने मुझे सुबह ड्रॉप करना एयरपोर्ट के ऊपर, वो पता नहीं बड़ी जल्दी में था, तो सबसे पहले मेरे बैग का उसने टायर तोड़ा। तो यहाँ समझे कि मेरी बुरी सुबह जो है ना वो शुरू हो गई। चले, जब मैं काठमांडू पहुँचा तो इनके पास हमने सामान रखा, क्योंकि फ्लाइट जो थी 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 5 घंटे डिले थी। हमारे यहाँ PIA डिले हो जाए तो हम पता नहीं अखबारों के अंदर इश्तिहार पता नहीं क्या कुछ कर डालते हैं और PIA की माँ बहन एक कर देते हैं। मैंने वहाँ किसी बंदे को शोर करते नहीं देखा, आराम से लोग जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब हमारी बोर्डिंग हुई बेरवा के लिए, जैसा मैंने कहा मैंने लुम्बिनी जाना था, तो क्या जो दूसरा बैग था उसका भी टायर तोड़ दिया उन्होंने। तो मैंने आपसे कहा भाई, जब मैंने बैग दिया था आपको तो एक का तो टायर पहले ही टूटा हुआ था, दूसरा बैग तो भारी था और ये बिल्कुल ठीक था। कहते नहीं, वो टायर जब हम बैग रखते टायर टूट गया था, हम आपको आवाज़ दे रहे थे लेकिन आप जल्दी में निकल गए थे। क्या कर सकते हैं भाई। 35 मिनट्स की फ़्लाइट थी काठमांडू से बेरवा की। वो फोकर त्यारे जो हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होते थे उसमें हम बैठे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उनको पता था कि हमारी फ़्लाइट 5 घंटे डिले है, तो उन्होंने हमें जहाँ पीनट के पैकेट दिए उन्होंने। उससे पहले उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिए। लॉलीपॉप समझे, बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं खुश करने के लिए। तो सारों ने वो टाफियाँ उठाई, मुंह में डाली, फिर साथ ही उन्होंने जनाब आपको वो पीनट जो है वो उसके पैकेट दिए, साथ उन्होंने एक छोटी सी जूस उनका लोकल जो था उसकी उन्होंने एक बॉटल दी। तो सारे लोग खुश। 5 घंटे की जो जिल्लत थी वो सारे लोग भूल गए। चले, अब जब बेरवा उतरे तो मैं एकदम से वहाँ समझो कि लोकल थी, डोमेस्टिक फ्लाइट थी उनकी, वो सामान जो मेरे हाथ में था हैंड करी मैंने उठाया, तो मैं बाहर निकल गया। अच्छा, मैं अब ढूंढ रहा हूँ कि यार वो कहाँ पे है लगेज बेल्ट जो है। वो मैंने किसी पूछा, मैं यार मैं सामान कहाँ से उठाऊँ। उसने कहा कि आप यहाँ पे जाएँ। तो वहाँ जब गए तो वहाँ एक छोटा सा उन्होंने वो कहने के जैसे पंजाबी में खुरली नहीं होती, खुरली जिसमें भैंसों को चारा डालते हैं, तो वह इस तरह करके उन्होंने बनाया हुआ। तो उन्होंने कहा जी आप वो दिखाएं, आपका जो वो टैग है वो किधर है। मैंने टैग दिया तो उन्होंने मेरा बैग उठा के मुझे दे दिया। ये सेम वही जैसे हम दुकान के ऊपर जाते हैं उसको पर्ची देते हैं कि भाई साहब ये सामान जो पैकेट में पैक कर दो, हमें दे दो। इसी तरह ये भी चीज़ मेरे लिए नई थी, और लेकिन बड़ा मैंने इंजॉय किया कि यार देखो जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनके लीस्ट डेवलप होने की बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें से एक वजह ये भी है।
चलिए वहाँ से आगे फिर 45 मिनट की ड्राइव थी और लोगों ने उठाया मुझे, हम फिर वो लुम्बिनी पहुँचे। कॉन्फ्रेंस का दिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ, ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। और मेरा कीनोट स्पीक था तो बड़ा उन लोगों ने सराहा, और सबसे बड़ी जो अच्छी बात थी वो ये कि उन्होंने ये कहा कि कोई एशिया से बंदा, स्पेशली पाकिस्तान से, दुनिया के नक्शे के ऊपर एज अ रिसर्चर जो राज कर रहा है। तो उन्होंने ये भी देखा कि क्योंकि बंदा एशिया में नंबर 1 है, दुनिया में टॉप 4 में है, तो बड़ा लोगों ने मेरी आओ भगत की और बड़ी इज्जत की, क्योंकि मुझे अपने प्रोफेसर होने के ऊपर बहुत ही फख्र महसूस हुआ। और उससे पहले पाकिस्तानी होने के ऊपर मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ कि मैं अपने मुल्क का झंडा जो है उसको माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से कितना ऊंचा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और डे बाय डे मैं अपने झंडे की इज्जत में इजाफे का बायस भी बन रहा हूँ। चलिए वहाँ हमने 4 दिन गुजारे, फिर हम लुम्बिनी के अंदर जो है घूमे फिरे, हम फुलवारी भी गए, उसको मैंने एक वीलॉग बनाया है, वो लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम नवाकोट जो था उसको वहाँ गए, फिर रात का सफ़र हमने तय किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोकल मछली बड़ी अच्छी मिलती है, वो तकरीबन इंडिया का गाँव जो है वो गोरखपुर उसके पास था, तो समझे कि हम बॉर्डर के ऊपर थे। चले जी वहाँ से वापसी जब हम निकले तो फिर मुझे कुलालमपुर जाना था। अब ये हुआ कि लोकल वही फ्लाइट ली काठमांडू से कुलालमपुर के अंदर, हम बातिक एयर जिसको मलिंडो एयर भी कहते हैं, उसके अंदर अक्सर इस एयरलाइन के बारे में कहा जाता है ये एक बड़ी बजटेड एयरलाइन है। इसके अंदर आपको इवन कंबल भी चाहिए तो उसके लिए पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। वो पे तो खैर करने ही पड़ते हैं, कुछ जो स्टैंडर्ड एयरलाइंस हैं वो आपसे पहले पैसे ले लेती हैं। इसको बजट इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ आपसे सफ़र का पैसा चार्ज करती है, बाकी खाना हो तो आपने वहाँ जहाज़ के अंदर लेना है, बिस्तर है तो वो भी जहाज़ के अंदर से आपने लेना है, उसके लिए आपको बकायदा पे करना पड़ेगा। अब उसके हुआ ये कि मैं हैंड कैरी लेके चला गया, तो उस वक्त इन्होंने नहीं पूछा मुझसे, लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने कुलालमपुर से आगे ब्रिस्बेन का सफ़र तय करना था, तो उसके लिए जनाब वो जो ही हम बोर्ड होने लगे तो उन्होंने कहा जी आप अपनी हैंड कैरी जो है ना वो चेक करवाएं, मतलब उसका वेट करना है। उन्होंने कहा जी हैंड कैरी जो 7 किलो की आपको अलाउ है और आपका वजन 7 किलो से ज़्यादा, आपको $100 जो पे करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा भाई बात ये सिमिलर एयरलाइन थी जिससे मैं काठमांडू से यहाँ पे हूँ, उस वक्त मुझसे किसी ने पूछा, और अगर मेरा वजन ज़्यादा था मैं मान लेता हूँ तो ये आपको इनिशियल पॉइंट पे ही मुझसे पूछना चाहिए था। उन्होंने कहा जी नहीं, यू हैव टू पे $100। मतलब ये कि बोर्डिंग का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर बंदे की कोशिश की जाए कि हम जल्दी से निकल जाएं, जाके अपनी सीट बैठे। बंदा थका होता है कि मेरा 16 घंटे का स्टे था, 16 घंटे मैं जो एयरपोर्ट के वो मेज़ हैं या वो कह लें कि सोफा तो नहीं उसको कह सकते, बस कभी वो उल्टा सीधा होकर मैंने 16 घंटे मैंने पूरे किए। 2-3 हमने कॉफ़ी पी। अब कॉफ़ी भी कितनी को पिए आप, तो उस वक्त जो बंदा का चलिए मैं सीट बैठे हूँ थोड़ा जगह आराम करूँ, कहा जी अभी आपको जो है ना वो $100 देने पड़ेंगे। चलें, इसका मतलब ये है कि आपने कभी भी मलेशिया के अंदर से सफ़र करना हो तो हैंड कैरी उसका वजन आपका 7 kg होना चाहिए। ये स्टोरी आपको सारी इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने वो $100 दे दिए उसको, तो एक तो उसने मुझे रसीद नहीं दी जो बड़ी ज़्यादती है। उसके बाद कहता है जी अच्छा, मेरे साथ एक पोलिश आदमी था तो उसको वो कहता है जी आप मुझे $20 दें, और मैंने जब उसको $100 दिए तो मुझे कहती $20 आप जो है पोलिश से ले लीजिएगा। अब पोलिश मुझे कहती ठीक है मैं $20 दे दूंगा। मैं कहा चल कोई बात नहीं। मतलब कि आप ये देखें कि आप कितने अनप्रोफेशनल हैं। आपने एक बंदे से $100 लिया तो आपको उसको $20 पे करने चाहिए वापसी। अब बल्कि आप ये कहें आप दूसरे साथी से ले लीजिएगा। अच्छा, बड़ी मजे की बात के जहाज़ में मैं भी उस पोलिश का इंतजार करता रहूँ और उसने भी तकलीफ नहीं समझी कि मेरे पास तो $20 नहीं है, तो मैं आके कहूँ भाई मेरे पास डॉलर्स नहीं है और बड़ी मेहरबानी कि तुमने मेरे $20 अदा किए हैं। ये हैं सिविलाइज्ड नेशंस का हाल। हम यहाँ मरे फिर रहे होते हैं जी, वो मुझे फ्रांस जाना है, मुझे इटली जाना है, मुझे स्पेन जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, क्योंकि बड़ी ये सिविलाइज्ड नेशंस हैं। तो ये सिविलाइजेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी। अच्छा, उसके बाद जनाब ये हुआ कि जब हम ब्रिस्बेन उतरे तो फिर आगे मेरे दोस्त थे शबीर अहमद साहब, पिक्चर शायद उनकी आप देख सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने बेसिकली मेरा वीज़ा जो स्पॉन्सर किया था, तो बेसिकली वो सारे मुझे ऑस्ट्रेलिया पहुँचाने की जिम्मेदार वही थे। ये सारा क्रेडिट जो मैं शबीर अहमद साहब को देता हूँ। चले वहाँ पे हम गए। उसके बाद हुआ ये कि चूँकि मेरा बड़ा लंबा सफ़र था, अब लंबा सफ़र में हुआ ये कि थक गया मैं। पहला दिन 7 दिन सोया रहा, तो शाम को हम खाना खाने के लिए निकले। दूसरे दिन ये हुआ कि हमारा तय था कि हम सिडनी या पर्थ जो है उसके तरफ निकले। उनको बड़े अच्छे बीचेस थे, उनका प्रोग्राम था, वो मुझे दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेट हुआ ये कि चूँ ही मैं इन्होंने कोई लोकल एक गोल्ड कोस्ट की तरह को शहर के अंदर कोई इन्होंने बनाया वो छोटा सा बीच, तो वो दिखाना मुझे ले गए। वहाँ जो ही मैंने कॉफ़ी पी तो मुझे सर दर्द उससे पहले मेरी बेसिकली शुरू हो गई थी, तो वो शायद थकान की वजह से जो ही मैंने कॉफ़ी पी तो मेरा एकदम से जो बीपी वो शूट अप हुआ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। और साथ ये हुआ कि मैं जनाब पसीनों पसीनी वहाँ पे हो गया। फिर चले उससे एक दिन पहले क्या हुआ कि हमने बैंक अकाउंट खुलवाया, जो बड़ा ज़रूरी था अगर ट्रांजेक्शन आपने करनी है। फिर इनकी मिड केयर एक सर्विस होती है जो पब्लिक सर्विस है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में काम करती है। उनको आप फ़ोन करें तो वो फिर आपसे पूछते हैं हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, कौन सी जगह पे हैं, फिर उनकी एम्बुलेंस विद इन 30 सेकंड्स पहुँच जाती है।
चले हमने उनको बताया, तो उन्होंने कहा जब आप चूँकि ट्रैफिक में हैं, आप कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे एक जगह पे, तो फिर ही हम जो है आपको पिक करेंगे, एम्बुलेंस सर्विस जो वहाँ तक पहुँच पाएगी। तो फिर हमें साथ एक विजले हॉस्पिटल नजर आया शबीर साहब को, तो उन्होंने उधर हम ले गए। तो उन्होंने भी मुझसे ये नहीं कहा जी पहले पे करेंगे। हमारे यहाँ पहले क्या होता है, आप बंदा मर रहा होता है, पहले पे करें काउंटर पे जाकर रसीद लेके, फिर हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। लेकिन कुछ हॉस्पिटल हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी वो चीज़ों को कहते हैं ठीक है पैसे बाद में आपको मिल ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी चूँकि हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल बड़ा महंगा है, लेकिन हम इनिशियल इलाज आपका कर देते हैं। तो उन्होंने चलो मुझे ड्रिप शिप लगाई, जब तक मुझे ड्रिप लगा दे तब तक जो एम्बुलेंस सर्विस थी मेडिकेयर की वो आ गई, मेडिकेयर भी कहते हैं उसको। वो मुझे हॉस्पिटल में ले गए, तो मुझे कहते हैं जी आप कैश पे करेंगे या ट्रांजैक्शन करेंगे। मैंने कहा जी मेरे पास ना कैश है ना ट्रांजैक्शन है। तो बेसिकली मैंने कल यहाँ रजिस्टर किया अपने आप को मिड केयर में। उन्होंने कहा ठीक आप ऐसा हमें अपना एड्रेस दे दें तो हम आपका इलाज शुरू करते हैं, तो बिल जो हम आपके एड्रेस पर भेज देंगे। तो मैंने एड्रेस जो उनको पाकिस्तान का दिया है, अब देखें कब बिल वो आता है। तो इस तरह से करके वो रात मेरी पूरी गुजरी, अल्लाह का शुक्र। उन्होंने मुझे सारे जिस्म के मेरे टेस्ट किए, और सारे जब टेस्ट किए तो देवर वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा यार यू आर सो हेल्दी। तो मैंने उनको बताया हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो मामला हुआ है, चूँकि थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा सफ़र करके, और शायद वो थकान भी है। तो चले जो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, फिर हम चीज़ें जो करते करते हमने फिर अपना टूर जो बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया। कुछ हमारे पाकिस्तानी दोस्त थे, उसमें राव आमिर साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। फिर हमारे जनाब वो ज़हीर साहब थे, उनके साथ भी बातचीत हुई। तो ये भी चीज़ आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो ब्रिस्बेन का जो सफ़र था वहाँ पे बड़ा अच्छा मेरे लिए रहा। एक चीज़ बड़ी पसंद आई, क्योंकि वो जंगल है, मुल्क जो एक कह लें कि बिल्कुल दुनिया से हट के है, और पूरे का पूरा जो मुल्क है वो जंगल। और ब्रिस्बेन जो ये बेसिकली पहाड़ी इलाका है, लेकिन उस पहाड़ी इलाके को भी उन्होंने इतना मेंटेन अच्छे तरीके से किया हुआ है कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये देखें, ये दुनिया से हट के एक कोने में रह के उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। और हम मुसलमान कंट्री हैं, हमारे पास 4 मौसम के 5 स्मोक शुरू कर लें जो हमने अपना किया रखा हुआ है। तो ज़मीन भी जरखेज़ है, लोग भी बड़े लायक फायक हैं, और अल्लाह ताला की रहमत है, मुसलमान भी हैं, उसके बावजूद हम तरक्की नहीं कर पाते। ये चीज़ें सोच के दुख बड़ा होता है। अब उन्होंने एक जो बड़ा अच्छा काम किया है वो ये नेचर का बड़ा ख्याल रखा हुआ है। इवन के आप रास्ते में चल रहे हैं ना, अब मेरी एक आध पिक्चर उसमें आप देखेंगे, आपको वो कैंगरू जो है उसकी पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। तो आप रास्ते में चलें तो आपके रास्ते में सांप आ गया ना, आपको सांप मारने की इजाज़त नहीं है। आप उसी वक्त अथॉरिटी को फ़ोन करें, वो आके सांप ले जाएंगे, सांप मारने की इजाज़त नहीं है आपको। तो फिर आप सोचिए कि दरख्त जो है उसकी केयर करना वो कितना अहम होगा। अब उन दरख्तों की चूँकि नेचर का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है, उसका फ़ायदा इनको ये कि हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है। तो जो थोड़ा बहुत लोगों ने गंद डाला होता है, अब वो वैसे वहाँ बड़ा सफाई का ख्याल है, कहीं कह लें कि 19-20 गंद का वो असर होता है या गंद है, तो वो बारिश आती है वो सारे का सारा बहा के अपने साथ ले जाती है। और फिर जारी बात है वहाँ मैं रात जब यहाँ लाहौर उतरा तो मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं हमारे से मैं कहा यार सब्ज़ा यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ जो सब्ज़ा है ना वो एक्चुअल सब्ज़ा जो आपको नज़र आता है। तो भाई साहब हम दरख्त काटने जा रहे हैं, वहाँ मैंने देखा लकड़ी के घर लोग बना रहे हैं। हाँ, घर के बाहर की जो दीवार होती है आपकी जो कह लेंगे मेन स्ट्रक्चर जो है घर के बाहर का, वो दीवार जो आम की ईंटों की बनी होती है वो छोटी छोटी ईंटें हैं, बाकी अंदर लकड़ी बाहर लकड़ी, छत जो है वो भी लकड़ी का होगा। आपका जो जैसे हम लेंटर डालते हैं वो भी जगह उन्होंने लकड़ी से ही कवर की होती है, ऊपर वाला छत जो वो भी लकड़ी से है। और दीवार घर के बाहर जो है चूँकि वहाँ चोरी जगह इतनी ज़्यादा है नहीं है, तो चूँकि वो वहाँ भी जो आपकी ज़मीन है उसकी निशानदेही के लिए आपने वो हल्की सी लकड़ी की बाड़ लगाई हुई है। तो ये सिलसिला है, घर बंद है, अंदर हर एक किस्म का बंदोबस्त है। हमारे यहाँ सर्दी भी सख्त होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन कोई हमने बंदोबस्त ना गर्मी का किया होता है ना सर्दी का किया होता है। मैं अभी बस कंस्ट्रक्शन शुरू करने लगा हूँ, तो मैंने वो जो मेरा घर का आर्किटेक्चर है जो काम कर रहा था उसको मैंने कहा यार कुछ सर्दियों के लिए कोई घर के अंदर कोई हीटिंग सिस्टम जो है, वो कहते सर छोड़ें, वो 2 महीने सर्दी आती है तो उसके लिए हीटिंग सिस्टम भी था, उससे आपको 10-12 लाख रुपया खर्चा पड़ जाएगा। अरे भाई बात 10-12 लाख खर्चे की नहीं, बात यह है कि ज़िंदगी में सुकून भी तो आपको आना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, हर घर के अंदर उनका जो वॉशरूम है वहाँ पे 3 बल्ब मिलेंगे आपको, 2 स्मॉल बल्ब हैं, एक भी जो बड़ा बल्ब होगा। वो जो बड़ा बल्ब है वो बेसिकली आपको गर्म लाइट देता है। आप समझे सर्दी में ठंड फील कर रहे हैं अपने वॉशरूम के अंदर, तो आप वो बल्ब जला लें तो उससे आपका वॉशरूम जो गर्म हो जाएगा। बाकी बड़े बड़े टब हैं, उन्हें जो नहाने का एक अपना तरीका है। बाकी हम जो है वो हमें तो चीज़ों की भी समझ नहीं, बड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं आप जब घर से बाहर निकलने ज़माना आपको बहुत कुछ सिखाता है जो शायद आप एक जगह बैठ के नहीं सीख पाते। तो हमारे यहाँ तो मैं जो ये डेवलप्ड वर्ल्ड को घूम रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, तो यकीन करें मुझे तो अभी एहसास होना शुरू हो गया है, हमें तो बेसिक ज़िंदगी जीने के जो तरीके हैं यकीन करें हमें उनका भी नहीं पता।
वैसे हम अपने घर में बड़े फन्ने खा बने फिरते हैं कि जो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतने घर हैं। ये कि बिलीव मी, हमें बिल्कुल बेसिक जो कहने के तरीके हैं ज़िंदगी को जीने के, हमें उनका भी नहीं पता। चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिर जी हमने गोल्ड कोस्ट उसका हमने विजिट किया। उसमें भी तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ा अच्छा शाम का मंजर, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, चाइना जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिस्बेन का बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन उसके लिए हर बंदा जो है उन्होंने अपने घर में एक दो गाड़ियाँ रखी हुई। एक जारी बात बंदे ने अपने के लिए, एक उसकी फैमिली के लिए होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करना पसंद नहीं करते, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसको कह सकते हैं कि इतनी फरवानी उस तरह से नहीं है जितना ईजी आप अपनी गाड़ी के ऊपर घूम फिर सकते हैं। एक ये भी उसकी वजह हो सकती है। पर कैपिटा इनकम जो ऑस्ट्रेलिया का वो तकरीबन $69,000 है, $69,000, और ये 2038 तक मेरे सामने इसने $75,000 हो जाए। तो माइंस हैं, वो माइनिंग बेसिकली बिजनेस है उनका, और उसी के ऊपर उनकी इकोनॉमी का इन्हिसार है। बाकी आजकल जो कि वहाँ पे गर्मी है तो टूरिज्म जो है वो बड़ा बूम पे है, टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, और इधर सर्दी है लोग उधर मूव हो रहे हैं, जब उधर सर्दी फिर लोग उधर से इधर जो मूव होना शुरू हो जाएगी। चलिए, तो वापसी का फिर सफ़र हमने बांधा। तो अब मैं आपको बताता हूँ महंगाई की जो बात हम कर रहे थे, वही चीज़ मैंने कुलालमपुर में देखी है कि आप यहाँ लाहौर एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कोक की वो जो ½ लीटर बोतल होती है वो लें तो वो आपको 250 की मिलती है। अब 250 में $1 नहीं पड़ता आपको, आपके यहाँ डॉलर की कीमत 280, 78, 77, 81 है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कोक की एक ½ लीटर की बोतल है वो आपको $1 से भी कम करती है। वही जनाब वाला मैं जब दोहा पे उतरा हूँ, अब जो कि हमारा अगला जो स्टे था वो दोहा का भी था, थोड़ा सा दोहा उतरा हूँ, तो वहाँ मैंने वही छोटा जो कैन होता है पेप्सी का वो $7 का लिया है। अब देखें कि $1 और $7 हेल ऑफ डिफरेंस। यही चीज़ जो है वो मैंने नेपाल के अंदर भी देखी, क्योंकि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उनकी करेंसी हमसे भारी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब कि एक बैग में लिया था चाइना से वो 200 RMB का, वो जो अनफॉर्चुनेटली उसका टायर टूट गया। सेम साइज का बैग, सेम सारी चीज़ें, वो मैंने वहाँ से नेपाल से 800 RMB का लिया था। तो हमारे यहाँ पे 48,000 के 2 बैग लिए। मैं पाकिस्तान में आप जो है 45-48,000 के 3 बैग ले सकते हैं। महंगाई का ये आलम है। अच्छा चलिए, फिर जब यहाँ पे स्टे मेरा हुआ दोहा पे, तो मेरा 22 घंटे का स्टे था। तो हमने पहले जनाब क्या किया कि एयरलाइन जो थी उसने मुझे होटल के अंदर की दे दी वो अकोमोडेशन। तो मुझे जो कि बाहर निकलना था, फिर मैंने क्या किया, अपने दोस्त को फ़ोन किया पाकिस्तान, तो उन्होंने मेरे लिए फ़ौरन जो होटल बुकिंग कर दी। अब जब मैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचा, इमिग्रेशन ऑफिसर के बाद उसने कहा जी आपकी जो अकोमोडेशन है वो डिस्कवर कतर नहीं है, तो आप उनके पास जाएँ, वहाँ से डिस्कवर कतर जो है ना वो आप होटल बुकिंग लें तो फिर आप हमारे पास आइएगा। चले मैं उस खातून के पास गया, उसने कहा जी आपका स्टे चूँकि वो है 20 से 22 घंटे का, तो कैप्टन से पूछ के आए पहले कि वो अगर मैं आपको होटल बुकिंग दे देती हूँ क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल होगी, आपको वीज़ा लग जाएगा। तो फिर मैंने कैप्टन का पूछा, आपको याद है हमारी ऊबर जो थी उसके ऊपर भी एक इश्तिहार आता था, कैप्टन तो है ना। तो फिर भी हम कैप्टन के पास गए, तो कैप्टन साहब पहले अपनी खुशी गप्पियों में मसरूफ थे। फिर उनको कहीं मेरा ख्याल आया कि चूँकि वो कैप्टन है कि हाँ जी बंदा खड़ा, तो हाँ जी कोई बात नहीं, आप लें होटल अकोमोडेशन, हम वीज़ा लगा देंगे। तो जी उनके पास जब हम गए तो उन्होंने कहा सर आपका स्टे जो है, अच्छा मुझे कहती हमारी पॉलिसी है, ये बिजनेस पॉलिसी है कतर की नहीं, कि मिनिमम 2 रातों का स्टे आपको हम दे सकते हैं, उसके हम चार्ज करेंगे। मैं कहा यार मेरा तो रात का भी नहीं स्टे बनता, मेरे को 8-10 घंटे बनते हैं। उसने कहा सर ये हमारी पॉलिसी है, मुझे बताइए आप वहाँ क्या कर सकते हैं। ले जी वो मैंने ले ली उनसे डिस्कवर करने की बुकिंग जो है। अच्छा इस सारे पैनिक में क्या हुआ कि मेरा आईपैड जो भूल गया। चलिए, और मुझे अभी तक ये नहीं ख्याल कि मैं आईपैड भूला हुआ हूँ, आईपैड जो सिक्योरिटी चेक था वो वहीं भूल गया था। अच्छा मैं आया, फिर हमने वीज़ा जो फीस था उसके पास आए, और बड़ी मजे की बात है उसने अकोमोडेशन के बारे में पूछा ही नहीं, सिंपल से पूछा कितने दिन का स्टे, मैं कहा 2 दिन का। उसने वो लगाया है, स्टिकर लगाया है, कोई स्टैंप नहीं, कुछ नहीं, स्कैन किया उन्होंने करके जो आप बाहर जाएं। अब मैं जब बाहर बैठा हूँ अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ख्याल आया यार मेरे हाथ में एक पीस कम है, अब आईपैड जो है। अब मैं थक चुका था इतना ज़्यादा, मैं कहा ठीक गुम हो गया, मैं ठीक रहने दें, मैं नहीं अब वापस जाऊँगा। चले दोस्त आया, दोस्त ने सैयद रफ़ी रज़ा साहब बहावलपुर से हैं, वो वहाँ इंग्लिश टीचर हैं, इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, वो आए। तो जनाब हमने अपना अगले दिन का जो सफ़र है ना वो आगाज़ शुरू किया। ले जब होटल जाते हैं, अब मेरे पास 2 होटल की बुकिंग है, एक वो होटल जो मुझे एयरपोर्ट पे कतर एयरलाइन दिया था वो, और एक वो जो डिस्कवर कतर था।
अब जब हम गए तो उसने कहा भाई बात ये है, हम आपको चेक इन जो है वो 2 बजे से पहले कर ही नहीं सकते। बंदे के पास 2-2 होटल बुकिंग और रोड के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है। तो फिर वो दोस्त मेरा कहते चले हम ऐसा करते हैं, हम नाश्ता कर लेते हैं। मैं कहा चलिए यार नाश्ता करते हैं। नाश्ता कितनी देर तक करेंगे आप? वो 10-15 मिनट लगाए, जैसे पाकिस्तान में करते हैं, फटाफट रोटी लपेट के मुंह में डाली, पेट में डाली, नहीं निकलते, कुछ भी नहीं करते, बस नाश्ता फुल हो गया। जाहिर बात है मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ। अब 10 बज गए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर हम वापस गए कि रूम खाली हो। उसने कहा जी रूम मेरे पास नहीं है, तो जो ही को रूम होता है तो मैं आपको बताती हूँ। अब बड़ा आज ना वो दिमाग ख़राब हुआ। चले फिर साथ वो लॉबी थी, वहाँ बैठ के तो टाइम गुजारा। चलो फॉर्चुनेटली को रूम आ गया, दूसरे ने बुलाया, हम रूम में गए। रूम में क्या हुआ कि वो चूँकि एक कप मुझसे टूट गया। चले सारा दिन फिर हम कतर में घूमे। हमने कतर जो नेशनल म्यूजियम था वो हमने देखा। फिर कतर कॉर्निश एरिया जो था जहाँ बेसिकली सारा इन्वेस्टमेंट और सारे जो डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसी पाकिस्तान की, वो एरिया हमने गाड़ी के ऊपर घूमा। अच्छा उसके बाद फिर इनका कोई पुराना बाजार था, उधर हम गए थे। शाम हो गई, वहाँ से हमने मंदी भी खाई। तो अच्छा अब मंदी वाले कोई पूछ रहे भाई ये मंदी फुल मंदी हाफ होती है? तो मैंने वो शाह साहब से कहा मैं बड़ा छोटा सा हूँ तो मैं तो फुल नहीं खा पाऊंगा। आप ऐसा करें कि आप इससे पूछ लें यार कि मंदी जो हाफ है ये 2 लोग खा सकते हैं या 1 लोग खा सकता है, एक बंदा खा सकता है? उसने कहा जी हाफ मंदी जो है वो 1 के लिए काफी, अब 2 लोग आपको 2 हाफ चाहिए। वो जब 2 हाफ आई, यकीन करें वो 2 हाफ जो थी उसमें भी वो बच गया। तो हर बंदा जो है ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोच रहा है। अब मुझे ये डर लग रहा था, मुझे शर्मिंदगी होती कि यार खाना बच गया, ये ज़ाया हो जाएगा। और वाकई वो मंदी जो थी हाफ मंदी, वो एक बंदे से ज़्यादा 2 लोग उसको बड़े आराम से खा सकते थे। ये उसने भी हमें नहीं बताया कोई भी, लेकिन उसमें 2 मंदी के पैसे चार्ज कर लिए। तो लोग जो है वो इस तरह से वो चीज़ों को लेते हैं। तो ये आप जब कभी इन मुल्कों का सफ़र करें तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं बस हल्का हल्का आपको बता रहा हूँ। चलिए जी, फिर हमने वो जो उनको कंप्लेंट की कि हमारा जो दिमाग हमारा थोड़ा सा काम करने लगा। फिर हमने कंप्लेंट की, हमारा आईपैड जो इस तरह से गुम हो गया। वो भी ऑटोमेटिक जो जनरेटेड ईमेल बस आ रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे, वो इन्फॉर्मेशन दे, फिल कर रहे हैं। वो शाम को अपने लास्ट में फाउंड इनका काउंटर है, ये बिल्कुल आप जब डिपार्ट करते हैं तो उससे पीछे ही बाहर ही होता है। उनके पास हम गए, उसने उनको बताया, उन्होंने कहा जी हाँ जी हमें एक आईपैड मिला है। तो उसे पूछे और को आईपैड के साथ चीज़ मैंने बताया, मैं उसके साथ वो जो हेडफोन मेरा वो है जो कह लें कि और दूसरा वो चार्जर है और उसके अंदर जो अडाप्टर जिसे कहते हैं वो है, और एक वो वायर है वाइट कलर की। उन्होंने कहा हाँ जी हमें मिला है। अच्छा मैं स्टोरी उसको ये सारी सुनाई आज मेरे साथ क्या हुआ है ना। तो उसने बड़ी मजे की बात की, कहता है अगर तुम चीज़ ना भूलते तो हम यहाँ नौकरी कैसे करते, और तेरी बड़ी मेहरबानी का तू आईपैड भूल गया तो उसकी वजह से हमें काम मिल गया। चले वो मैंने इमिग्रेशन वगैरह सारी करवा के फिर हम जब पहुंचे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेस्क के ऊपर, तो वो आईपैड जो मेरा मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि एयरपोर्ट के ऊपर अगर कुछ चीज़ आपकी गुम हो जाए तो उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए आपको, वो आपको मिल ही जाती है, वो आपकी होती है। तो लो जहाँ पर हम दोहा की फ़्लाइट से बैठे, तकरीबन 2.25 घंटे की फ़्लाइट थी, पाकिस्तान आए और यहाँ पे आके मैं वाशरूम मुझे हाजत की महसूस हुई। अब वाशरूम के दरवाजे के सामने एक बंदा खड़ा हुआ सलाम करने के लिए। तो वाशरूम जब अंदर गया, यकीन के ना कोई खूंटी है कि जिसके ऊपर मैं अपना बैग जो है उसको टांग सकूं या मैं अपना कोट उसको टांग सकूं, ठीक है ना, कोई प्रॉपर बंदोबस्त उसका कह लें कि वाशरूम का कोई इतनी। लेकिन बाहर वो बंदा सलाम करने के लिए खड़ा हुआ लाजमी। और जब आप हाथ शुद्ध धो के आप निकलते हैं बाहर तो फिर वो आपको टिश्यू पकड़ा अपने हाथों से। अब आप समझ तो गए होंगे कि अपने हाथ से टिश्यू क्यों पकड़ा रहा है। इसलिए एक बंदा जो उसको जेब से कोई कतरी रियाल निकाल के दे दे या कोई US डॉलर उसको निकाल के दे दे, ठीक है पैसे सारों को चाहिए, लेकिन भाई सर्विस जो है वो किसी ने देनी। तो ये सर्विस अगर आपको चाहिए तो आप किसी डेवलप कंट्री का सफ़र करें तो आपको लग पता जाए कि वाशरूम क्या होता है, वाशरूम की क्वालिटी क्या होती है, और ये जो डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप और डेवलप कंट्री के अंदर फ़र्क है वो मेरे भाई आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। सफ़र करना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इस्तिताअत दी हुई है। यकीन करें मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं। सफ़र करने के दौरान अल्लाह ताला की कुदरत आप देखते हैं, अल्लाह ताला की जो कारीगरी है, दुनिया अल्लाह ताला ने कैसे बनाई, कैसे अल्लाह ताला की ज़ात उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो आप देखते हैं। तो बंदे की अकल जो दंग रह जाती है, यकीन कीजिए, तो फिर बंदे को समझ आती है कि यार मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा क्यों किया और दुनिया के ऊपर क्यों भेजा। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिए।